प्यारे साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को महाविद्यालय स्तर की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। इस संदर्भ में हम हमारे काबिल दोस्त दिनेश जी पटेल से चर्चा करेंगे। हम इस भर्ती की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसमें कितनी सीटें हैं, इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दिनेश जी, बहुत ही अच्छी बात है अभ्यर्थियों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार में बैठे हैं, कब भर्ती आएगी, कब हम एग्ज़ाम देंगे, कब नौकरी लगेगी। भर्ती भी आ चुकी है, अब बस ज़रूरत है अच्छे से तैयारी करने की। तो थोड़ा सा अगर हमारे इन अभ्यर्थियों को, हमारे सहपाठियों को, हमारे दोस्तों को अगर थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए तो निश्चित रूप से उनका फ़ायदा होगा। सबके अनुभवों का लाभ मिलता है, क्योंकि कोई अगर सेलेक्टेड बंदा अगर अपन को कुछ एक नया उपाय, नई प्लानिंग के साथ में अगर बताता है तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है। तो दिनेश जी, आज जो वैकेंसी आई है इस संदर्भ में आप अपने विचार रखिए, बताइए सर। पहले तो इस चैनल पर सुनने वाले सभी साथियों को मेरा वंदन। राजूराम जी, नमस्ते आपको भी। नमस्ते जी। जैसे कि आपने बताया, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और अभी हाल ही के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई भी है, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए, उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह भी होगा। जिन दोस्तों के नंबर उस वैकेंसी के अंदर कम आए हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा ये। और इस वैकेंसी के अंदर जैसे कि अपन ने देखा है, लगभग 500 और कुछ पोस्ट है, 575 पोस्ट हैं शायद। तो वैसे अपन देखें तो पोस्ट ज़्यादा होना या कम होना ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप सिर्फ एक सीट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक सीट के लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप किस तरीके से जो अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, इसको लेकर के आपको काफ़ी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इसके लिए आप तैयारी करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पेपर थर्ड का। इस पेपर थर्ड के अंदर राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान राजनीति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी को लेकर के आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, और यदि आप इस तीसरे पेपर के अंदर अच्छा कर लेते हैं तो आपका मनोबल वैसे ही बिल्ड हो जाता है, और इस मनोबल की वजह से आपकी जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी अच्छे होते हैं। और इन सब्जेक्ट की आप कैसे तैयारी करें, आप किस सब्जेक्ट से हो, वो भी मायने रखता है। और उसके लिए आपके पास में स्टडी मटेरियल किस तरीके का है, और उस स्टडी मटेरियल के साथ में आप किस तरीके की आपकी पूर्व प्लानिंग बनाते हैं, किस तरीके से आप उसको योजना के रूप में डालते हैं, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसा कि आपने बताया है कि जो तीसरा पेपर है राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी वगैरह वगैरह, तो इसकी जब एग्ज़ाम तो अभी तो होगा नहीं, एग्ज़ाम अभी वैकेंसी आई है, विज्ञप्ति जारी हुई है, तो निश्चित रूप से लगभग 5-6 महीने या इससे ज़्यादा का भी समय लगेगा। तो हमारे इन अभ्यर्थियों को ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग तैयारी, एकदम विश्वसनीय तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें, ताकि
हमारे इन अभ्यर्थियों को, हमारे साथियों को, दोस्तों को जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको फ़ायदा मिल सके, लाभान्वित हो सकें। देखिए, जैसे कि आप राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आप पवन गौरिया सर की बुक आती है नाथ पब्लिकेशन से, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के लिए देखें तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भी नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड में शायद पढ़ाते हैं विजय सियाग सर, अच्छा, उनके नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं, वो बेहतरीन होंगे। और जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको आपको जितना हो सके आप उनका उपयोग करें तो वो बेहतर सिद्ध होगा। और इसके अलावा आप देखें तो जैसे आर्थिक समीक्षा के लिए भी आप कोई बुक को ले सकते हैं। आर्थिक समीक्षा को भी कंटिन्यू आप पढ़ते रहे, उसके अंदर आपके काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह वो भी क्लियर हो जाती हैं। और करंट से भी आप अपने आप को अपडेट रखें, जिससे क्या कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से निकाल सकें। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, पहले तो आप उस टॉपिक को मेरा कहना यह है कि आप चाहे कम पढ़ो पर उसको अच्छा पढ़ो। और इसके अलावा पढ़ने के बाद में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू निकालने से आपको ये पता रहता है कि आपका किस तरीके का मतलब किस स्तर तक की मतलब आप तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। जी सर। जैसा कि सर ने बताया है कि पहले संबंधित टॉपिक को विस्तार से पढ़ें, उसका विश्लेषण करें, उसके बाद में हमने कितना अच्छा पढ़ा, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, इसके लिए हम अगर उस टॉपिक के बाद में उसको विस्तार से पढ़ने के बाद में अगर निश्चित रूप से एमसीक्यू यानी जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, जो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आरपीएससी हर एग्ज़ाम के अंदर अभी वर्तमान में ले रही है 5 ऑप्शन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हो, अगर अटेंड नहीं करते हो तो 5वां क्वेश्चन 5वां ऑप्शन आपको उसको गोला भरना होता है। अगर नहीं भरते हैं तो वो गलत होता है। तो निश्चित रूप से दिनेश जी सर ने आपको काफ़ी हद तक ठीक बताया। जैसा कि दिनेश जी मैं ये भी जानता हूँ कि जो वैकेंसी आई है, अगर जैसे 3 पेपर होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, अगर इन तीनों पेपर्स का प्रश्न पत्र का अगर अपन सिलेबस डाउनलोड कर लें, अपने हाथ से लिखें, ठीक है ना, और उसको एनी टाइम आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे कोर्स में ये टॉपिक है, जो आउट ऑफ कोर्स है उनको बिल्कुल नहीं पढ़े। अगर अपन पूरा सिलेबस अपने हाथ से लिखेंगे तो निश्चित रूप से अपन अकॉर्डिंग टू दिस, अगर न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ते हैं उसका भी फ़ायदा मिलता है, तो निश्चित रूप से न्यूज़पेपर में उस संबंधित टॉपिक से संबंधित कोई न्यूज़ होगी तो उसको हम अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर नोट करेंगे, तो ये अपने लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स है, वो निश्चित रूप से पूछी जाती है तीसरे पेपर के अंदर। और दिनेश जी, निश्चित रूप से आप नए नए सेलेक्ट हुए हैं, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो निश्चित रूप से है ना बहुत मतलब शानदार है। राजनीति विज्ञान के आप प्रकांड विद्वत हैं, विद्वान हैं, तो निश्चित रूप से मैं भी आपसे बहुत यूँ मोटिवेट हुआ हूँ कि भाई आपने बहुत अच्छी तैयारी की, तो मुझे भी अब वापस जो मैंने काफ़ी टाइम पहले जो तैयारी थी, जो पढ़ाई से दूरी बना ली थी, तो अब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी अब है ना, भले ही नौकरी लगी, ये सब बातें सही है, लेकिन व्यक्ति को जिंदगी भर, जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। अपडेशन जरूरी है हर चीज़ का। तो अब मेरे अंदर भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी थोड़ी इस फॉर्म को भरूं, असिस्टेंट प्रोफेसर को, और थोड़ी अच्छी तैयारी करूं। तो निश्चित रूप से अगर हो जाएगा तो द बेस्ट, नहीं तो अपडेशन तो होता ही रहेगा। सर कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जिस तरीके से ये कंपटीशन का मतलब ये प्रतिस्पर्धा का युग है, इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं, पर फिर भी आपको उनसे बेस्ट करना है। उनसे बेस्ट करने के लिए आपको अपनी थोड़ी सी अलग सी योजना बनानी पड़ेगी। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप इजीली याद नहीं कर पाते हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको जल्दी से आप याद नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आपको कुछ ट्रिक्स भी तैयार करनी पड़ेगी और उन ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा।
तो उन ट्रिक्स के माध्यम से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। और इसके अलावा आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपका अच्छा ग्रुप भी होना चाहिए साथियों का जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन से भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक ऐसे ही मैंने जब स्कूल लेक्चरर की तैयारी करी थी, इस स्कूल लेक्चर की तैयारी के दौरान मेरे अच्छे साथियों का ग्रुप था और हमने ग्रुप के अंदर तैयारी करी थी। उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था। हम पहले क्या करते थे, पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ते थे अलग अलग तरीके से। मैं अपने तरीके से पढ़ता था, मेरे साथी अलग तरीके से अपने तरीके से पढ़ते थे और बाद में हम काफ़ी टाइम तक उस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करते थे। और कभी बार वो टॉपिक याद नहीं होते थे तो उस कंडीशन के अंदर हम सभी मिलकर कुछ ट्रिक्स तैयार करते थे और उन ट्रिक्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए, याद कराते हुए मतलब हम आगे बढ़ते, तो उसका भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स अपन को हर क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहती है। निश्चित रूप से दिनेश जी, आप इन अभ्यर्थियों के लिए इतना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके साथ में मेरा अनुभव ये भी है कि अगर हम NCERT की जो बुक्स है और अपने नोट्स अपन खुद बनाएं, मतलब सहयोग तो सबका लेना है, सब बुक्स का लेना है। अगर अपने हाथ से लिखेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा याद होगा। और दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, डिस्कशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साथ में जहाँ पर आपके हाथ से लिखा हुआ है वहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक्स भी लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। जी सर। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप नियमितता रखें तो, जी सर। क्योंकि अगर नियमितता नहीं रखेंगे, अगर जैसे आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन बिल्कुल ही नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप कम पढ़ो, जैसे 4 घंटे पढ़ाई करो तो नियमित रूप से 4 घंटे पढ़ाई करें। जी सर। अगर आपको नौकरी पानी, अपना ज़िंदगी बनानी है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे कहीं कोई फंक्शन अटेंड करना हो, चाहे कोई सेमिनार अटेंड करना हो, चाहे कहीं दोस्त की शादी में जाना हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ उनके संगत में रहें जो पढ़ाई से संबंधित हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आपका माहौल बिल्कुल पॉजिटिव माहौल ठीक है होना ना? चाहिए और नकारात्मक, जहाँ भी नकारात्मक आपको ऊर्जा मिले, आपको वहाँ से दूरियां बनानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आजकल नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। जी सर। ठीक है ना? आपको मोटिवेट करने वाले, आपको कहेंगे भाई अच्छी तैयारी कर लो, निहाल हो जाओगे, तो ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। अगर कमज़ोर होता है तो उसकी मेहनत होती है। जी सर। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनती होता है, उद्यमी होता है, चाहे भले वो कितना ही कमज़ोर है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर मेहनत कर रहा है तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएगा। ठीक है ना? करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, उद्यम से ही सारे कार्य सफल होते हैं। इसके संदर्भ में और दिनेश जी अपने विचार इन अभ्यर्थियों के लिए बताइए। सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। काफ़ी बार मेरे साथ भी तैयारी के दौरान ऐसा हुआ था, काफ़ी बार मैं डिमोरलाइज हो जाता था, तो उस दौरान मैं किसी से बात नहीं करके मैं अपने पिताजी से बात करना उचित समझता था, क्योंकि मुझे पता था जब भी मैं अपने आप को हारा हुआ समझता था तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे बोलते, उनकी वो ऐसे टिप्स देते कि मेरे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाती। वो एक ही वर्ड बोलते कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। सिर्फ ये तू कर सकता है, यानी वो बातें सीधे मेरे दिमाग में क्लिक करती और रियल में मेरे अंदर एनर्जी आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि ये क्या होती है, पॉजिटिविटी। और अपन को पॉजिटिविटी देने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं, और जो लोग अपन को पॉजिटिविटी देते हैं, वो जो लोग अपन को एक साहस बंधाते कि रियल में वाकई में तेरे अंदर वो दम है, वो ताकत है कि तू सब कुछ अच्छा कर सकता है, तो ऐसा कहने वाले लोगों ऐसे लोग भी आपके जीवन में होने चाहिए, जो आपका अच्छे से मार्गदर्शन कर सके और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऐसे लोगों के साथ भी आपका वो होना चाहिए। और बाकी जैसे आपको ही पता है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जिनके सपनों में जान होती है, यानी वाकई में जिनको कुछ करना होता है, सपने वे नहीं होते हैं जो रात को सोते वक्त देखे जाते हैं, परंतु सपने वे होते हैं जो आपको रात में सोने नहीं देते हैं। तो
वैसे इस तैयारी से संबंधित काफ़ी चीज़ें और भी हैं और हम नेक्स्ट जब भी हमें टाइम मिलेगा आपके साथ में और विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, आपने हमारे इन साथियों का बिल्कुल अपना अनुभव साझा करके मनोबल बढ़ाया। निश्चित रूप से जो सपने हैं ना, आप बता रहे हैं कि जैसा जो रात को सोते हैं वो सपने नहीं होते हैं, सपने वो होते हैं आप कठोर मेहनत करें, कठोर परिश्रम करें, रात दिन एक कर दें, तैयारी करें। तैयारी के दौरान ऐसा ही मेरे साथ हुआ था सर कि रात को हम सोते थे ना, दिन में पढ़ाई करते थे और रात में जब भी नींद आती थी तो नींद में सपने भी स्टडी से रिलेटेड आते थे। तो मजा आता था कि बिल्कुल, अगर आप है ना किताबों में खो जाओगे ना तो सपने केवल जो आपने क्या पढ़ा बार बार माइंड में वही घूमेगा। जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ा तो पूरे माइंड में वही घूमेगा पूरे दिन, प्रथम चरण ये था, द्वितीय चरण में ये हुआ, ऐसे करके पढ़ाई यानी शिक्षा विद्या ये अपना सबसे बड़ा मित्र है। देखो ये विद्या है, शिक्षा है, ये है ना हमेशा अपना ही साथ देगी, अपन को आगे बढ़ाएगी। भले आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप उससे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ में आपका मोटिवेशन करेंगे और हमारी आशा है कि आप अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। है सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो निरंतर और नियमित रूप से मेहनत करता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दिनेश जी। ओके सर।